नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेटा आज की 18 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल आप यहाँ पर देख सकते हो, दैट इज़ स्मॉल स्टेप्स, कि अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नए बने हैं। तो इस केस में दोनों तरफ से कोशिशें अभी शुरू तो हो रही हैं कि एंगेजमेंट फिर से रिवाइव की जा सके, पर वही चीज़ है कि प्रॉब्लम को भी रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर का मुद्दा आ रहा है, हमारी तरफ से टेररिज्म का मुद्दा आ रहा है। तो देखने वाली बात है आगे क्या होता है, तो जानेंगे इस आर्टिकल के थ्रू। फेटल फ्रेंडशिप, चाइना ने साउथ एशियन रीजन की हम बात करें तो साउथ एशियन रीजन में श्रीलंका, पाकिस्तान और एक म्यांमार, इन कंट्रीज़ में अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट किया है और तीनों कंट्रीज़ बहुत बुरे क्राइसिस से अभी गुजर रहे हैं। जानेंगे पूरा मुद्दा। एक आर्टिकल ये है कंसल्ट द स्टेट्स, इसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का पॉइंट है, वो समझेंगे कि कैसे ऑल इंडिया सर्विसेज से संबंधित नॉर्म्स को चेंज करने के चलते और जो भी एग्जीक्यूटिव इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं, ठीक है, उन एजेंसीज़ को गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक तरीके से यूज़ करना, उसको लेकर के स्टेट्स का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एक अच्छा रिलेशन ना मेंटेन होना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल पे एक बार नज़र डालेंगे। ये वाला आर्टिकल रहेगा द लॉपसाइडेड रूल। इस आर्टिकल पे केवल समरी लेंगे हम कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक जो प्रोविज़न ऐड हुआ है रिसेंट, तो उस प्रोविज़न का क्या नुकसान है अभी वो जानेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी से रिलेटेड है ये। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि पाकिस्तान और कीनिया की जुडिशरी किस तरीके से एक्सेप्शनली काम करती हुई दिख रही है अभी, और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है कि इतने करेजियस डिसीजन कैसे ले सकती है एक जुडिशरी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम नज़र डालेंगे। लास्ट में इस आर्टिकल की भी समरी लेंगे, होल्डिंग मॉस्को टू अकाउंट, कि जिस तरीके से अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी आए हैं यूक्रेन में रशियन इन्वेजन के बाद में, तो उसके लिए मॉस्को की जिम्मेदारी हमें निर्धारित करनी होगी। और लास्ट में आर्टिकल है बुक बियॉन्ड द बुकर। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि इंडियन एक राइटर हैं जिनका नाम है गीतांजलि श्री, उनकी एक हिंदी की बुक है जिसका नाम है रेत समाधि। उसको देखो, उसका एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है, उसको अभी बुकर प्राइज़ में एनलिस्ट किया गया है, नॉमिनेशन हुआ है उसका। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल बताया हो, तो एक बार बस इतनी सी मेन चीज़ है कि भाई हमारे जो इंडियन राइटर्स हैं इनको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा करेजियस मैनर में ये काम कर रहे हैं, बहुत ही ब्रॉड पर्सपेक्टिव को कवर करके चलते हैं। तो एक तो यह ध्यान रखोगे, गीतांजलि श्री की बुक है हिंदी की रेत समाधि, और इसी का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हुआ है डेजी रॉकवेल ने, टॉम्ब ऑफ सेंड, इस नाम से बुक है, टॉम्ब ऑफ सेंड। ठीक है, तो आर्टिकल्स तो देखो सारे के सारे हैं, पर हम 3 आर्टिकल्स डिटेल में देखेंगे, बाकी सबकी समरी हम लेंगे ही। पहला इंडिया पाकिस्तान रिलेशन से रिलेटेड है। कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट की बातचीत हो रही है हमारी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, और पीसफुल एंड कोऑपरेटिव टाइज़ बढ़ाने की बात हो रही है, मीनिंगफुल डायलॉग स्टैब्लिश करने की बात आ रही है, और एक तरीके से दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है। जब से पाकिस्तान में अभी लेटेस्ट जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं उनकी तरफ से बातचीत हुई है हमारे प्राइम मिनिस्टर से, ठीक है, लेटर एक्सचेंज हुआ है उनके बीच में। तो ऐसे में इस्लामाबाद की तरफ से एक तो पॉइंट ये आता है बार बार, कश्मीर इशू को हाईलाइट करना। इसके अगर इस इशू को फिर से इस्लामाबाद हाईलाइट करेगा ना, तो फिर शायद बातचीत अच्छे से, या फिर कह सकते हैं ना कि जो डिप्लोमेटिक और कमर्शियल आउटरीच होनी चाहिए दोनों कंट्रीज़ के बीच में, डिप्लोमेटिकली एंगेजमेंट हो, क्योंकि हमारे हाई कमिश्नर भी वहाँ पर नहीं है, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अभी इंडिया में नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कॉमर्शियल आउटरीच, दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ट्रेड अच्छा खासा हो सकता है, वो ट्रेड भी अभी बिल्कुल एबिसल लेवल पे चल रहा है, बिल्कुल डाउन बॉटम लेवल पे चल रहा है। तो ऐसे में कश्मीर मुद्दे को लेकर के अगर वहाँ पर वोट मांगे गए हैं, जैसे अभी देखें तो शरीफ साहब वहाँ के अभी नए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने भी कश्मीर के मुद्दे को हाईलाइट कर करके अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है वहाँ की जनता को। तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वहाँ पर कश्मीर का मुद्दा बहुत हाईलाइट है, बट वही चीज़ है कि अगर इंडिया के साथ एंगेज करते टाइम पे कश्मीर मुद्दे को नहीं छोड़ा जाता है, तो फिर बाद में इंडिया के साथ प्रॉपर एंगेजमेंट होना बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसके अलावा अभी और जो सेगमेंट्स देखे, जैसे 2003 का सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, वो एग्रीमेंट री ऑब्जर्व किया गया, ठीक से फिर से ऑब्जर्वेशन में लाई गई थी बात,
ये सीज फायर एग्रीमेंट जो कि 2003 में हुआ था, अभी फरवरी 2021 से। इसके अलावा जो एक दूसरे की फायर एक्सचेंज का जो इशू रहता था, कभी पाकिस्तानी मिलिट्री की तरफ से मतलब फायरिंग हो रही है, कभी हमारी तरफ से हो रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं रुका हुआ दिख रहा है। पिछले 1 साल की बात करें, बाजवा डॉक्ट्रिन आर्मी चीफ पाकिस्तान के, उन्होंने क्या कहा कि जियो पॉलिटिक्स को हम जियो इकोनॉमी से रिप्लेस करेंगे, जिससे कि हम रीजनल प्रॉस्पेरिटी और रीजनल पीस को स्टैब्लिश कर सकें। पर आपको पता है कि पहले ट्रेड बड़ा अच्छा था, मतलब ठीक ठाक ट्रेड का रिवाइवल चल रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। बट जब पुलवामा अटैक हुआ, एक तो 2019 में, एक तो उस टाइम पर इंडिया के द्वारा जो कदम लिए गए थे, ठीक है, और फिर कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जो इंडियन पार्लियामेंट ने रिवोक किया, इसको लेकर के पाकिस्तान ने फिर अपनी एकदम टाइट सिचुएशन क्रिएट कर ली। तो अब बात यह है कि पुलवामा अटैक और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को रिवॉक करना, ये दोनों ऐसे इंसिडेंट थे जिनके चलते दोनों कंट्रीज़ के बीच की रिलेशनशिप बिल्कुल ही बिगड़ गई, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान को जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दे रखा था वो विड्रॉ कर लिया। इसके आगे अगर देखें तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से एक ही कंडीशन रखी कि भाई कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है उसको आप री इंट्रोड्यूस करो, क्योंकि कश्मीर बायलैटरल इशू है, दोनों कंट्रीज़ की एंगेजमेंट होनी चाहिए। तो ऐसे में इंडिया ने भी फिर उस तरफ से पाकिस्तान ने भी अपनी एंगेजमेंट्स बंद कर दी। इवन जो कॉटन और शुगर में ट्रेड हुआ करता था वो भी रुक गया। तो देखो बात ऐसी है, दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीज फायर एग्रीमेंट होना और रीऑब्जर्व करना, कोर कंसर्न्स के बारे में डिस्कस करना, ये बातचीत जब हो रही है तो इसमें देखो कुछ ऑप्शन तो निकल रहा है। इसके आगे हम ये भी एक सिल्वर लाइन या पॉजिटिव पॉइंट देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में जब से यूएसए ने विड्रॉ किया है, वहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, तो उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से वीट सप्लाई करने की बात की है। तो उसके लिए पाकिस्तान ने अपना लैंड रूट है वो अवेल कराया है। बट अभी की सिचुएशन अगर देखें तो पाकिस्तान क्यों इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन करना चाहता है, उसके पीछे एक कारण ये निकल के आता है कि अफ़गानिस्तान के साथ में जो पाकिस्तान की बॉर्डर शेयर होती है, जिसको हम डूरंड इंटरनेशनल लाइन बोलते हैं, वहाँ पर बहुत वायलेंट अटैक हो रहे हैं। पाकिस्तान के इंटरनली भी आप देख सकते हो कितने बम ब्लास्ट होते रहते हैं, कभी कहीं मस्जिद में शिया कम्युनिटी को सेक्ट के बेसिस पे डिवीज़न बहुत ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो पाकिस्तान अपनी वेस्टर्न बॉर्डर को लेकर के वैसे ही टेंशन में है। तो ऐसे में ईस्टर्न बॉर्डर, दैट मीन्स इंडिया के साथ जो बॉर्डर शेयर होती है, वहाँ पर तो शांति ही चाहता है। ठीक है, तो अब देखो बात ऐसी है कि रिवाइवल मिले, ट्रेड को इनिशिएटिव्स लिए जाए दोनों कंट्रीज़ के द्वारा, तो ये एक अपने आप में अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। बट वही है कि एक दूसरे के कोर कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ना पॉसिबल और अच्छा हो पाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फैटल फ्रेंडशिप। इस आर्टिकल को लिखा राजा मेनन जी ने। इनका ये कहना है कि साउथ एशिया में 3 कंट्रीज़ की हम बात करें जो कोई ज़माने में नेशनल प्रॉस्पेरिटी, अच्छी खासी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे थे, पर आज की जो परिस्थितियां हैं वो इतनी बिगड़ चुकी हैं उनके इंटरनली कि पूछो मत। जिनमें एक तो है म्यांमार, एक हो गया श्रीलंका, एक है पाकिस्तान। तो ऐसे में म्यांमार की सबसे पहले यहाँ पर केस स्टडी ली जा रही है। चाइना का क्लोजेस्ट नेबर, अगर हमारे नेबर्स में से देखें तो सबसे क्लोजेस्ट रहा है म्यांमार, और लंबी हिस्ट्री रही हुई है चाइना के साथ में। अपना जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड था म्यांमार का, पहले बर्मा हुआ करता था। ठीक है, यहाँ पर आप देखो म्यांमार का चाइना के साथ में रिलेशनशिप इकोनॉमिकली और बढ़ जाता है 1988 में। ये वो टाइम था जब स्टेट लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोरेशन काउंसिल, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऐसी इस्टेब्लिश हो गई म्यांमार में जिस पर मिलिट्री की कमांड थी। ठीक है, उस टाइम पर ट्रीटी ऑफ ट्रेड एंड कोऑपरेशन साइन किया जाता है म्यांमार के द्वारा चाइना के साथ में। तो अब आप देखो कि मिलिट्री के सपोर्ट के बेसिस पे ये जो रिजीम बना, ये जो सरकार बनी 1988 में, इसको चाइना ने ओपनली सपोर्ट किया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया कि भाई आप डेमोक्रेटिक एथोस में ना चलते हुए मिलिट्री रूल्स को अप्लाई कर रहे हो, और साथ में इस तरीके से उन्होंने अपनी तरफ से एंगेजमेंट्स कम कर दिए, सैंक्शंस लगा दिए बहुत सारे म्यांमार पे। दूसरी तरफ अगर देखो तो चाइना ने अपनी एंगेजमेंट कंटिन्यू बढ़ा ली। इवन सिचुएशन 2007 में और भी बुरी होके निकलती है जब मिलिट्री ने कहा कि म्यांमार की जो मिलिट्री है उसने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किया
और उसके चलते आपको पता है कि कितने ही सिविलियन लीडर्स हैं उनको भी जेल हुई थी, जिनमें एक आंग सान सूची भी थी। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि म्यांमार में मिलिट्री रूल लगातार है, उसको चाइना का एंगेजमेंट कंटिन्यू मिल रहा है। दूसरी तरफ चाइना को क्या बेनिफिट हुआ? मिलिट्री को तो सपोर्ट मिल गया, जबकि वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पर चाइना को क्या फ़ायदा हुआ? चाइना को फ़ायदा ये हुआ कि म्यांमार में जो टीक फॉरेस्ट अवेलेबल हैं, उन टीक फॉरेस्ट को काट काट करके और चाइना अपने यहाँ पर लेके जा रहा है। तो ओवरऑल अगर देखो तो म्यांमार से चाइना की तरफ जो भी एक्सपोर्ट होता है ना, उसका 70% तो ये जो टीक फॉरेस्ट है ना, टीक वुड, यही एक्सपोर्ट होती है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का कॉम्प्रोमाइज़ होना पड़ रहा है। इसके आगे अगर देखें, मतलब उधर तो मिलिट्री को बेनिफिट हो गया और इधर हो गया, आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव हो चुका है म्यांमार, कितना ज़्यादा वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो चुका है। अब आ जाता है दूसरा केस पाकिस्तान का। पाकिस्तान वो कंट्री जिसने 1947 में अपनी जर्नी स्टार्ट की और बहुत ही अच्छी जर्नी थी। वर्ल्ड का उस टाइम का 1947 का मैन मेड इरिगेशन सिस्टम की बात करें तो पंजाब वाले एरिया में जो कैनाल कॉलोनीज डेवलप की हुई थी, इरिगेशन फैसिलिटी शानदार, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के लिए फर्टाइल सॉइल अवेलेबल, ठीक है, और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड एक इम्पॉर्टेंट हार्बर कराची, वो भी उनके हाथ में चला गया। और वो देश, जिस देश ने अपने आप को कभी भी एकदम अंडर बर्डन फील नहीं किया, क्योंकि अच्छा खासा प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन की कमी नहीं थी। तो वो टाइम था जिस टाइम पे हम स्ट्रगल कर रहे थे, एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान, दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो कितना कुछ प्रॉस्पेरिटी वाला सेगमेंट मिला था, क्योंकि एग्रीकल्चर उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती थी और पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही थी। हाँ, वो बात ठीक है कि आर्मी ने टेक ओवर कर लिया था मिड 50s में, 1958 के लगभग, पर फिर 55 58 के 54 के लगभग, हाँ 54 से 55 के लगभग कर लिया था। पर उसमें आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा फिर भी इकोनॉमी वहाँ पर इतनी परेशानियाँ नहीं कर रही थी। इवन आप देखो साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज से जो इन्वेस्टर्स थे वो जा रहे थे, इवन स्टडी कर रहे थे कि पाकिस्तान का इकोनॉमिक मॉडल क्या है, कैसे ये देश आगे प्रोग्रेस कर रहा है, इतनी कॉलोनियल रिजीम से अभी जस्ट फ्री हुए हैं तो भी इतनी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देखो यूएसए ने मिलिट्री सपोर्ट दिया और अब चाइना मिलिट्री सपोर्ट दे रहा है लगातार। इसके आगे अब जो लेटेस्ट अपडेट, ये इतनी हो गई सारी की सारी अच्छी बातें। अब कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है? वो होती है जब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एग्रीमेंट साइन होता है। वैसे अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम से पहले और भी अच्छी सिचुएशन बताई जा रही है। वो ये कि चाइना से 1963 में अपना एग्रीमेंट साइन किया था। किसने? पाकिस्तान ने। और वो एग्रीमेंट जो था वो किसके पीछे? क्योंकि 1962 में हमारा और चाइना के साथ लड़ाई हुई, चाइना ने हमें हरा दिया, तो पाकिस्तान हमारा दुश्मन और चाइना हमारा दुश्मन, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। तो इस तरीके से चाइना और पाकिस्तान की सेटिंग सेट हो गई, दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया कि कैसे भी करके अब इंडिया को काउंटर करना है। फिर वक्त बीतता है, जनरल जियाउल-हक, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को असैसिनेट वो करना, एग्जीक्यूट करना, अपने हाथ में पूरी पावर ले लेना, और जो एक इस्लाम जो होता है ना, पूरा देश पहले ही मुस्लिम कंट्री तो था ही पाकिस्तान, उसको और ज़्यादा इस्लामाइज कर दिया, मतलब इस्लामिक इश्यूज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। और उस पॉइंट का यूज़ किया जाता है फिर यूएसए के द्वारा। कैसे? क्योंकि 1979 में यूएसएसआर ने इन्वेड कर दिया था अफ़गानिस्तान में, और उस अफ़गानिस्तान वाली टेरिटरी को फ्री करवाना था यूएसए को। तो इस केस में क्या हो गया था कि पाकिस्तान के साथ में यूएसए की एंगेजमेंट्स बढ़ती हैं और वहाँ पर मुजाहिदीन को तैयार किया जाता है। वो मुजाहिदीन से आज के तालिबान बन के बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। और फिर तालिबान का यूज़ किया जाता है या फिर मुजाहिदीन का यूज़ किया जाता है यूएसएसआर को वहाँ से विड्रॉ करने के लिए। तब जाके 1989 के लगभग यूएसएसआर फिर अफ़गानिस्तान छोड़ के चला जाता है, और फिर वहाँ पर जो मुजाहिदीन थे जिनको ट्रेनिंग दी जा रही थी पाकिस्तान यूएस के सपोर्ट से, उन्होंने फिर बाद में अपनी पावर कैप्चर कर ली। उसी का रिजल्ट था कि तालिबान का फर्स्ट रिजीम वहाँ पे अफ़गानिस्तान में इस्टेब्लिश होता है। फिर 2001 में आपको पता है 9/11 अटैक होता है, तब यूएसए फिर अफ़गानिस्तान पर अटैक करता है। नहीं, तब तक तो कोलैबोरेशन अच्छा खासा था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता है, यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन और बिगड़ जाते हैं। कारण कि जब यूएसए को पता पड़ा कि जी अब अफ़गानिस्तान का
जो अलकायदा ऑपरेट जो हो रहा था अफ़गानिस्तान से, उसका मेन जो चीफ था ओसामा बिन लादेन, उसको वो जब ट्रेस करके और उसको जब मारा गया ना, तो वो पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा गया था। तो बोला पाकिस्तान की आर्मी को इतना ही पता नहीं था क्या, या पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को इतना ही पता नहीं था क्या कि इंटरनेशनल टेररिस्ट उनके यहाँ पर घूम रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में और रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। अब तब यूएसए से दूर हो गया पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान और ऑप्शन ढूंढता है। ऑप्शन में क्या निकलता है? पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर होता है। उसमें ये था कि कैसे भी करके अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इंक्रीज़ करना। ठीक है, यूएस से विड्रॉ कर रहा है तो फिर इंडिया कहीं हमारे ऊपर परेशानी ना क्रिएट कर दे, तो चाइना को यहाँ पर लेकर के आ जाओ। इस चीज़ को कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेट भी किया गया दिल्ली और वॉशिंगटन के द्वारा। कैसे? ये दिमाग में थी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी, दैट मीन्स चाइना की जो नेवी है, वो यूज़ करेगी। और मेनली ग्वादर पोर्ट की अगर बात करें, जो कि कराची पोर्ट से थोड़ा सा वेस्ट में आप जाओ वहाँ पर लोकेटेड है। तो पॉइंट यहाँ पर ये क्या निकल के आ रहा है कि चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया उसको हमने देखा कि वहाँ चाइनीज़ नेवी डिप्लॉय होगी, बट अभी तक अगर देखा जाए तो ये ग्वादर पोर्ट बहुत ही कम यूज है, डिसयूज्ड पोर्ट बोला जा रहा है राइटर के द्वारा, लार्जली डिसयूज्ड। अब आप देख लो इसके आगे अगर देखा जाए तो उल्टा क्या हो रहा है कि पाकिस्तान पे कर्जा बढ़ गया है, और कर्जे का अगर वैल्यू अगर ओवरऑल देखी जाए ना, तो लगभग 51 बिलियन डॉलर्स का कर्जा है अगर करंटली अगर देखें। मतलब आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वजन है, लोड है पाकिस्तान पे कर्जे का। तो पाकिस्तान भी आ गया चपेट में। इसके आगे देखें, और पाकिस्तान के इतने बुरे हाल कोई अभी से नहीं है। 1971 का जो टाइम था, उस टाइम पे वर्ल्ड बैंक ने वार्निंग्स देनी शुरू कर दी। जब इकोनॉमी ठीक परफॉर्म कर रही थी, तब वर्ल्ड बैंक ने अपनी तरफ से वार्निंग्स देनी शुरू कर दी थी कि भाई एक तो आप गवर्नमेंट टैक्स है ना, वो टैक्सेशन को थोड़ा ठीक ठाक करो, और टैक्स रिजीम को अच्छा करो, और टैक्स कलेक्शन में जो भी करप्शन के केसेस आ रहे हैं उन करप्शंस को रोको। ठीक है, तो एक तो बहुत ही बुरा वहाँ की जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बेकार रही। फिर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंडर में शुरुआत में बात होती है 46 बिलियन डॉलर्स की, क्या भाई इतना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, पर अभी तक वो बढ़ते बढ़ते 62 बिलियन डॉलर तक तो इन्वेस्ट हो चुका है। ठीक है, अब चाइना अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करके और डेट ट्रैप में फंसा चुका है पाकिस्तान को। और दूसरी तरफ देखे जाए तो पाकिस्तान के जो लोकल्स हैं वो ऑब्जेक्शन भी कर रहे हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट पे और लाहौर, ग्वादर पोर्ट के डेवलपमेंट को लेकर के बलूचिस्तान वाले लोग, और दूसरी तरफ लाहौर मेट्रो की डेवलपमेंट को देख के लाहौर के लोग बिल्कुल ये कह रहे हैं कि कितना बुरे तरीके से मिसकैलकुलेट किया जा रहा है चाइना के द्वारा। बोले 3 बिलियन डॉलर का फर्जीवाड़ा बताया जा रहा है कि 3 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है चाइना हमसे। ठीक है, तो अब आप खुद देख सकते हो कि पाकिस्तान के हाल क्या है। और आ जाओ फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास में अगर इस्लामाबाद पैसे लेने के लिए जाता है, ठीक है, तो उस पैसे का ज़्यादातर हिस्सा किसको पे करना पड़ेगा? चाइना को। तो आईएमएफ ने सीधा क्या बोला है कि भाई चाइना को जो ब्याज के लिए आप पैसे ले जाने की कोशिश कर रहे हो हमसे लेकर के, तो बोला कि आप चाइना को नहीं दोगे वो पैसा। तो इस मजबूरी के चलते पाकिस्तान ने चाइना को जो इंटरेस्ट पे करना है उसको 10 साल तक डेफर भी कर दिया है। मतलब ये कि भाई 10 साल बाद में देंगे हम आपको इंटरेस्ट। तो अब आप देख लो हाल क्या हो रहा है। तो इस तरीके से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का कैसा एक्सपीरियंस रहा पाकिस्तान का? हम्बलिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही कम एनकरेजिंग रहा। जितना सोचा गया था उतना आउटकम नहीं मिला। फिर आ जाओ श्रीलंका की बात कर लो। अब श्रीलंका, ये चाइना पाकिस्तान, खैर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पॉइंट और, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट चला रखा है ना, जिसमें मैरीटाइम और जो सिल्क रूट था पुराने टाइम का चाइना का, उस रूट को रिवाइवल देना चाहता है चाइना। मेन जो है शी जिनपिंग का ये अपना एक ड्रीम है। फिर आ जाओ श्रीलंका। श्रीलंका कोई ज़माने में एशिया में जापान के बाद में दूसरे नंबर पर शानदार परफॉर्म करने वाली एक कंट्री थी, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत बढ़िया परफॉर्म करता आया है। पर कुछ समय पहले ही महिंदा राजपक्षे, जो कि आज वहां के प्राइम मिनिस्टर बन के बैठे हैं, गोटाबाया राजपक्षे के ब्रदर, जो कि गोटाबाया राजपक्षे अभी करंटली वहाँ के प्रेसिडेंट हैं,
उन्होंने अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाने के लिए हम्बनतोता पोर्ट पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को यस कह दिया। यस का रिजल्ट ये रहा कि अब वो जो पोर्ट है वो 99 ईयर्स की लीज पे जा चुका है चाइना के हाथों में, क्योंकि श्रीलंका के पास में इतना पैसा नहीं है, और पैसा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मानो कि जो तरीका ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनाया था ना कि लोन दे दो, पैसा फेंको और लोन में दबा दो डेट ट्रैप में और अपने हाथों में ले लो पूरी प्रॉपर्टी को, एग्जैक्टली वही चीज़ अभी चाइना ने श्रीलंका में की है। ठीक है, जबकि वहाँ पर एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल हाईलाइट कर दिया था कि भाई ये कोई भी वायबल ऑप्शन नहीं है हम्बनतोता पोर्ट को आप इस तरीके से डेवलप करवा रहे हो। 2012 से 2016 के बीच में जितनी भी एफडीआई आई श्रीलंका में, उसका 30% तो अकेले चाइना ने इन्वेस्ट किया है। आज चाइना लगभग 50 प्रोजेक्ट्स को वहाँ पर हैंडल कर रहा है, फंडिंग दे रहा है, और उन 50 प्रोजेक्ट्स में अगर वर्थ देखी जाए तो $1 बिलियन से ज़्यादा का कर्जा जो है वो तो अकेला चाइना का ही चल रहा है। ठीक है, क्योंकि छोटी इकोनॉमी है, $1 बिलियन बहुत ज़्यादा होता है। इसके आगे कोलंबो पोर्ट वाली बात कर लो या फिर लेक विजया थर्मल पावर प्लांट की बात कर लो, ये दोनों प्रोजेक्ट्स हैं, ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर चाइना अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर रहा है, काम कर रहा है। आज आप देखो चाइना का कितना लोड है, जबकि चाइना ने जितना उधार दिया ना, जितना अभी श्रीलंका को, उस पर ब्याज की रेट चल रही है 6.5%। उल्टा अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक से उधार लेकर के काम करता श्रीलंका तो 2.5% ब्याज पे ही उसको लोन मिल रहा था। तो भाई सीधी सी बात है, म्यांमार का केस हमने देख लिया चाइना के साथ में, और अब कोलंबो का एक्सपीरियंस भी हमने देख लिया कि कैसे सिचुएशन बिगड़ी है। क्योंकि म्यांमार में भी मिलिट्री रिजीम रहा, चाइना ने सपोर्ट किया, कोलंबो में भी सिविल वॉर चलता रहा। कौन सा? ये जो तमिल मिलिटेंट्स के लिट्टे वाला जो वॉर था, ठीक है, मेजोरिटेरियनिज्म सिस्टम के चलते, तो उसके चलते वेस्टर्न कंट्रीज़ ने भी श्रीलंका में सैंक्शन लगाए, तो वहाँ पर भी चाइना ने इसको लेवरेज दे करके रखी, अपनी एंगेजमेंट देखी, और आज श्रीलंका की इकोनॉमी का हाल आप समझ सकते हो कितना बुरा हाल है। क्योंकि चाइना का सपोर्ट इसलिए लेना पड़ा बार बार, एक तो क्या है कि जो सिविल वॉर था तो उसको लेकर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर के बहुत सारा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा था श्रीलंका को, और वहाँ पर चाइना वीटो करके श्रीलंका को बचा लेता। तो यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ आ रही है कि जहाँ जहाँ पर भी चाइनीज़ मनी पहुँची है, चाहे म्यांमार हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, तीनों ने जल्दबाजी में डिसीजन लिए और आज वो तीनों के तीनों कंट्रीज़ बर्बाद होकर के बैठे हुए हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कंसल्ट द स्टेट्स। ये स्टेट सेंटर रिलेशन से रिलेटेड आर्टिकल है। देखो, अभी यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक प्रपोजल डिक्लेयर किया गया है, और उस प्रपोजल में क्या लिखा है कि आईपीएस ऑफिसर कौन, जो सुप्रीट एसपी लेवल के हैं या डीआईजी लेवल के हैं, जिन्होंने बोला अभी तक भी सेंट्रल डेपुटेशन पे आकर के अपनी ड्यूटीज़ नहीं दी है, बोला उनको फ्यूचर में भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये एक तरीके की जो ये स्टेटमेंट है या फिर ये जो नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया गया है, बोले ये कहीं ना कहीं रेप्रिमांडिंग है, या फिर आप कह सकते हो रेट्रोग्रेड साबित हो सकता है, रेट्रोस्पेक्टिव, या फिर जो नुकसानदायक हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट वाला। क्योंकि ऑलरेडी अगर सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो उनमें बहुत मुश्किलें आ रही हैं, कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। अब ये कमी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री के द्वारा कि भाई आईपीएस ऑफिसर्स जिन्होंने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आकर के अपनी सर्विसेज नहीं दी है सेंट्रल डेपुटेशन पे आके, तो बोलो उनको अब मौका ही नहीं दिया जाएगा फ्यूचर में भी। ठीक है, तो अब आप देखो कि इसका ऑब्जेक्शन कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जिस पार्टी का रूल चल रहा है उस पार्टी की ही, मतलब बीजेपी रूल्ड जो स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ऑब्जेक्शन किया है सीधा सीधा कि ठीक है, इसके पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से ऑल इंडिया सर्विसेज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए भी सर्विस रूल्स हैं, वो यूनिलैटरली चेंज करने के लिए एम्पावर कर लिया खुद को, जिसमें वही डेपुटेशन रिलेटेड मैटर था कि हाँ भाई आईएएस, आईपीएस और आईएफएस ऑफिसर्स को कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में बुलाया जा सकता है। तो इसमें स्टेट्स का भी एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कोई भी डिसीजन मेकिंग की बात आए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप बात किसकी कर रहे हो, ऑल इंडिया सर्विसेज,
ऑल इंडिया सर्विसेज का मतलब क्या हो गया, जिसमें स्टेट्स भी आ गए और सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई। इसके आगे आईपीएस ऑफिसर्स का जो अपॉइंटमेंट था उसको लेकर के भी फरवरी में एक डिक्लेरेशन या फिर एक कह सकते हो कि रेगुलेशन रिलीज हुआ था, जिसमें ये था कि डीआईजी लेवल के जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो डेपुटेशन पे बुलाया जाता है, बोलो वहाँ पर एम्पैनलमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स कोई प्रॉपर पैनल बैठ करके और लिस्टिंग में एक पूरी जो लिस्ट होगी उस लिस्ट में से पिक नहीं करेंगे कंसल्टेशन के बाद में कि हाँ जी इस आईपीएस ऑफिसर को इस फला स्टेट से उठा करके सेंट्रल गवर्नमेंट में लाया जाएगा और वो अपनी सर्विसेज यहाँ पर देगा। और उसी चीज़ को देखा जाए तो अभी यहाँ पर और ज़्यादा बढ़ा दिया कि जिन आईपीएस ऑफिसर्स ने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में अपनी सर्विसेज नहीं दिया डेपुटेशन पे आते हुए, तो उनको बोला अब आगे मौका भी नहीं मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ऐसे में सेंट्रल स्टेट के बीच में जो रिलेशंस हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल होते चले जा रहे हैं, वीक होते चले जा रहे हैं। मेन पॉइंट अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाए तो हमेशा से ऑल इंडिया सर्विसेज का एक क्रिटिसिज्म भी होता रहा है, वो स्टेट्स की तरफ से होता रहा है। वो कैसे होता रहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज के जो भी सर्वेंट्स हैं या ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू अपनी जो एजेंडाज है बोलो उनको एक्सरसाइज करती है स्टेट्स में। तो इसमें बोले जो फेडरलिज्म का आइडिया है उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो स्टेट्स का पहले तो ऑब्जेक्शन क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को बिना कॉन्फिडेंस में लिए और ऑल इंडिया सर्विसेज में जो भी इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनसे अपनी मनमानी या अपने हिसाब से काम करवाती है स्टेट्स में रहते हुए। क्योंकि अब सीधी सी बात है, जो सेक्रेटरी लेवल पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जो पुलिस डिपार्टमेंट को देखते हैं, वो उनका अपॉइंटमेंट तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट ही तो करती है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हिसाब वो अपनी तरफ से अपॉइंटमेंट करते हैं। तो एक तो क्रिटिसिज्म पहले ये था। अब आजकल क्रिटिसिज्म क्या आ रहा है कि ऑल इंडिया सर्विसेज पे जो भी इंडिविजुअल अपॉइंटेड है जो कि स्टेट को अपने स्टेट कैडर में जाकर के अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, उनको आप बुलाना चाहते हो और वो भी अगर नहीं आना चाहते हैं तो उनको डराना धमकाना या फिर और तरीके के आप लूप होल्स या फिर सिस्टम निकाल के लेके आते हो। तो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के कॉन्ट्राडिक्शन है सेंटर और स्टेट के बीच में। इसके अलावा जीएसटी रेवेन्यू के एलोकेशन को लेकर के भी कितने एलिगेशन लगते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर रेवेन्यू टाइम पे रिलीज़ नहीं किया। कोविड वैक्सीन सप्लाई को लेकर के भी कितने इश्यूज आए थे। ठीक है, बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन अभी रिसेंटली जो डिक्लेरेशन दिया था कि जो बीएसएफ देखो हमारे दो एरियाज में डिप्लॉयड है, एक तो पाकिस्तान के साथ जो हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर होती है, ठीक है, और एक बांग्लादेश के साथ, दोनों को हम रेड क्लिफ बॉर्डर बोलते हैं। वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लोकेटेड है। तो ऐसे में नया जो रिजीम आया उसमें यह था कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उससे 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ अपने हिसाब से काम कर पाएगी। तो उस टेरिटोरियल एक्सेसिबिलिटी को और ज़्यादा एक्सटेंड करने की जब बात आई तब भी बहुत सारा ऑब्जेक्शन किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसके द्वारा? एक तरफ तो असम, इधर देख सकते हो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने किया था, एक तरफ पंजाब सरकार ने, इन्होंने भी किया था अपनी तरफ से। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बीएसएफ का जो रोल था उसको भी या बीएसएफ के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाने को लेकर के भी डिस्प्यूट है। सीबीआई को लेकर के आपको पता ही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो कि इन्वेस्टिगेट करती है कोई भी अगर फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी देखने को मिलती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देख लो, नार्कोटिक्स ब्यूरो को उठा के देख लो, इन सारे जो एंटिटीज़ हैं इनकी एक्टिविटीज़ को लेते हुए भी सेंट्रल स्टेट के बीच में रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। सीबीआई को तो आपको पता है कि लगभग 9 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी जनरल कंसेंट को विड्रॉ कर रखा है, जिसमें ये कि सीबीआई को अगर इन्वेस्टिगेट करना है इन 9 स्टेट्स में जाकर के तो सरकार, वहाँ की राज्य सरकार से अप्रूवल लेना पड़ेगा। जनरल कंसेंट होती है तो वहाँ पर बिना अप्रूवल के जाकर के अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं, पर स्टेट्स ने विड्रॉ कर लिया। बोले ये जो सीबीआई का है ये टूल की तरह यूज़ कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो हम तो हमारी तरफ से जनरल कंसेंट को विड्रॉ करेंगे। तो ये इस तरीके की सिनेरियो आ रहा है। तो बोले इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से अपनी पावर्स को एक्सरसाइज किया था स्टेट्स की जो इश्यूज थे उनमें, तो बोलो वही चीज़ अभी हमें एक्सपीरियंस हो रही है। ये अलग अलग एक्सपर्ट्स का या फिर जो गवर्नमेंट्स है उनका कहना है। देखो मैटर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को इस तरीके से आप यूज़ करते हो या फिर इनको डायरेक्ट करते हो जिसकी वजह से स्टेट्स जो हैं वो असहज महसूस करें, तो वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देती हैं।
जबकि आपको पता है नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस दोनों की अगर बात करें तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में तो स्टेट्स को साथ में लिए बिना हमारा काम अच्छे से चल नहीं पाएगा। फिर बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा किया क्यों जा रहा है, क्यों इस तरीके के डिक्लेरेशन दिए जा रहे हैं ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर के। तो उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है कि शॉर्टेज बहुत है, वहाँ पर वर्कलोड है, और जो लोग स्टेट्स में ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं अपनी, वो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाना नहीं चाहते, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि सिस्टम बिल्कुल चेंज हो जाता है और उनका स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में अच्छी सेट है, तो बढ़िया काम चल रहा है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से, वो कहते हैं ना एनी हाउ वाला कॉन्सेप्ट, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रही है कि भाई इनको अगर हम इस तरीके से कह देंगे कि जिन एसपी और डीआईजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर्स ने अभी तक भी सेंट्रल डेपुटेशन पे अपनी सर्विसेज नहीं दी है, उनको आगे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देखो शॉर्टेज कोई अभी की बात नहीं है, ये पहले भी रही हुई है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे भी शॉर्टेज में रही है, यूपीए के टाइम पर भी। पर ये जो रिफ्ट जो बन रही है ना, इस रिफ्ट को करेक्ट करना ज़रूरी है। पर देखा जाए ना तो फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग कब हुआ था, जब ये जो गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, वहाँ पर कॉलिशन गवर्नमेंट हुआ करती थी, क्योंकि अलग अलग स्टेट की जो रीजनल पार्टीज थी उनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पर फेडरलिज्म को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली थी। जबकि दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के टाइम पे भी क्लियर कट मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास में, और अभी जो गवर्नमेंट चल रही है उसमें बीजेपी को क्लियर कट मेजोरिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब जब भी क्लियर कट मेजोरिटी रही है तो वहाँ पर स्टेट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता रहा है। जबकि दूसरी तरफ कोalition गवर्नमेंट के टाइम पे क्या था, जो छोटी रीजनल पार्टीज थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म करने में। तो उस केस में कोई भी अगर डिसीजन इस तरीके से लिया जाता पहले, तो उसको वो ऑब्जेक्ट कर देती थी। तो ये एक सिनेरियो बनता है हमारे देश में अभी स्टेट सेंट्रल रिलेशन को लेकर के। तो इससे संबंधित एक पूरा चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में, वो रिवाइज कर लेना, या जो भी आप डॉक्यूमेंट प्रेफर करते हो उसको स्टेट सेंट्रल रिलेशन को अच्छे से पढ़ लेना। और कमीशंस के बारे में भी देख लेना, स्टेट सेंट्रल रिलेशन से रिलेटेड सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन की रिकमेंडेशंस देख लेना, सजेशन के तौर पे आप दे सकते हो नाम दे के। ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है पुंची कमीशन अभी तक वैसे, पर बाकी जो रिकमेंडेशंस है वो देख लेना। और भी बहुत सारे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उनके भी रिकमेंडेशंस अवेलेबल है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है लॉपसाइडेड रूल। इस आर्टिकल में देखो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की फंक्शनिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। इसमें जो मेन पॉइंट है वो है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक सिस्टम शुरू किया है जिसका नाम है कॉन्फिडेंशियलिटी रिंग। उसमें क्या प्रोविज़न है कि जैसे मान लो कोई दो कंपनीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, और उस डिस्प्यूट, या तो दो कंपनीज़ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है मान लो, या फिर ये देखो कि एक कंपनी में कुछ अलग अलग सब्सिडियरीज ने मिलकर के कुछ ऐसा काम कर दिया जहां पर उनकी खुद का तो फायदा हो रहा है, बट ओवरऑल हमारे देश की इकोनॉमी को या फिर कंज्यूमर को नुकसान हो रहा है। तो इसको बोल देंगे कार्टेलाइजेशन। इसका मतलब हो गया कि लाइक माइंडेड कंपनीज का या लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स का साथ में आकर के एक दूसरे की विन विन सिचुएशन को देखते हुए ऐसी एक्टिविटीज कर देना जिसका फिर नुकसान हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिले। इसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के लूप होल्स को फ़ायदा उठा लेती हैं और वो अपनी खुद की जो ग्रुपिंग है वो बना लेती हैं। तो केस है यहाँ पर अमेजोन से रिलेटेड, जिसमें डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस क्लॉज के थ्रू, कौन सा क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी रूट के थ्रू अमेजोन का एक डिस्प्यूट चल रहा है उसकी सुनवाई करनी शुरू कर दी। पर यहाँ पर सवाल क्या है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिंग या कॉन्फिडेंशियलिटी रूट जो है, जिसमें किसी भी कंपनी की जो इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन है, जो भी काम होते हैं, उनमें कुछ तो ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको कि आप अगर अंडर मतलब कहते हैं ना कि एक चार दीवारी के अंदर ही अगर आप उनको सुनो तो उस केस में हो जाता है कि आप आराम से उन इश्यूज को सुन भी सकते हो और वहाँ पर उस कंपनी की जो वैल्यू है मार्केट में वो डाउन भी ना हो, तो वो कॉन्फिडेंशियल हो गई। और बाकी आपको पता है जो इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होती है वो नॉन कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसे में उन कंपनियों को नुकसान ना हो और उन्होंने अगर कुछ गड़बड़ की है तो उसको भी टैकल करना पॉसिबल हो सके, तो उसके लिए कॉन्फिडेंशियली रिंग वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ। और ये लर्निंग हमने ली है यूरोपियन यूनियन के डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपटीशन से, ये हमने आइडिया वहाँ से पिक किया है। पर राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं
कि हमने गड़बड़ क्या कर दी वो ये है कि यूरोपियन यूनियन में जो डायरेक्टर जनरल जो कॉन्फिडेंशियलिटी रिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, वहां पर कुछ ऐसा है कि जो इन्फॉर्म करने वाला इंडिविजुअल है कि भाई अमेजॉन कंपनी, यहां पर आप अमेजॉन का ही हम केस लेते हैं कि अमेजॉन में कुछ गड़बड़ियां चल रही हैं और उन गड़बड़ियों के लिए आप चेक करो, एक बार इन्वेस्टिगेट करो। वो ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि कंपटीशन को प्रमोट नहीं करती, मार्केट इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। अब आप देखो कि ये जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, इसमें पॉइंट क्या आ रहा है कि जो इन्फॉर्म करने वाला इंडिविजुअल है या कोई भी इन्फॉर्म करने वाली एजेंसी है, उस एजेंसी को वहां पर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने विसल ब्लो कर दी एक तरीके से। कोई भी डिस्क्रिपेंसी या कोई भी कार्टलाइजेशन या कोई भी एक तरीके से वो कहता है ना कि कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। पर हमारे यहां पर क्या कर दिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी में जो यहां पर इन्फॉर्म करने वाला तो इन्फॉर्म करने वाला हो गया, और इधर हो गया डिफेंडर। अमेजोन यहां पर डिफेंडर हो गई। अब अमेजोन खुद को डिफेंड करेगी कि हाँ जी हमने कुछ गड़बड़ नहीं की है, इस तरीके से। तो यूरोपियन यूनियन का जो सेगमेंट है वहां पर तो क्या है, इन्फॉर्म करने वाली एंटिटी को वहां पर एक स्पेयर मिलता है, सेफ स्पेस मिलता है। जबकि हमारे यहाँ पर जो कॉन्फिडेंशियल रिंग का कॉन्सेप्ट हमने शुरू किया है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी का, तो उसमें बोला डिफेंडर को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरीके से आपने लॉ को अमेंड कर दिया जिसमें कि डिफेंडर की बजाय अब इन्फॉर्म करने वाले इंडिविजुअल पे ज़्यादा ऑब्लिगेशन है कि वो साबित करे कि भाई आप बताओ कि कहाँ पर अमेजॉन ने गड़बड़ की है। तो बोले ये चीज़ करेक्ट होनी ज़रूरी है। तो ये बेसिकली जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, वो कभी भी एंटी कॉम्पिटिटिव एक्टिविटीज़ को अगर इन्वेस्टिगेट करता है तो उसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक्ट है, उसके अंडर में सेक्शन 345 ये अलाउ करते हैं, ठीक है। और कॉन्फिडेंशियलिटी का जो सेगमेंट है जो हमारे इस कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में ऐड किया गया है, वो ऐड किया गया है सेक्शन 35 में, ठीक है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अपने हिसाब से कॉन्फिडेंशियली इन्वेस्टिगेट कर सकता है। पर सवाल क्या आ रहा है यहाँ पर, नुकसान जो हो रहा है वो यही है मेन तो कि भाई इन्फॉर्म करने वाले इंडिविजुअल को या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले इंडिविजुअल को आप ज़्यादा मुश्किलों में डाल रहे हो, जबकि जो जिस पे सवाल उठाया जा रहा है उस पर ज़्यादा मुश्किलें नहीं आ रही है, वो अपने आप को डिफेंड कर पा रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है, एक बैलेंस बनाने की, कि इन्फॉर्मेशन जो लेकर के आ रहा है उसको भी कहो कि भाई आपके पास में जो सॉलिड एविडेंसेस है वो अवेलेबल कराओ, और डिफेंडेंट है उसको भी कहो कि भाई आप भी बताओ कि आपके पास में क्या सबूत है कि एक्टिविटीज़ आपके यहाँ पर नहीं हो रही। तो ऐसे में ये मेन आर्टिकल की थीम थी। इसके आगे देखें नेक्स्ट आर्टिकल है व्हेन द जुडिशरी स्टैंड्स अप। देखो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कीनिया और पाकिस्तान की जुडिशरी ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो वाकई में एनकरेजिंग है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ सीन याद दिलाते हैं जैसे कि जस्टिस HR खन्ना ने कदम उठाए थे, ठीक है, वो इंदिरा गांधी का वो रिजीम उस टाइम पर जब एग्जीक्यूटिव्स की तरफ से कुछ भी ऐसे कदम लिए गए और उन स्टेप्स को सीधा काउंटर कर दिया। तो इनके पीछे मेन जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है कि देखो कीनिया में वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस लाए गए थे, उन कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस को सीधा डिस्कार्ड कर दिया वहाँ की जुडिशरी ने, ये कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पाकिस्तान की कोर्ट ने भी अभी क्या कहा कि जिस तरीके से असेंबली को डिसॉल्व करने के जो ऑर्डर्स थे वो दे दिए गए स्पीकर के द्वारा, और उसको पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। तो ये दो केसेस ऐसे बताए जा रहे हैं, और हमें इंडिया से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज पहले कॉलोनीज रह चुकी हैं ब्रिटेन की, ठीक है। तो ऐसे में बोला हमारे यहाँ पर ये जो बोल्ड डिसीजन बनाने का तरीका होता है ना, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। पहला तो ये कि कानून की क्वालिटी क्या है, जो लॉ बने हुए हैं इनको आप अच्छे से पढ़ोगे खुद से, ठीक है ना, मैं जस्ट समरी दे रहा हूँ आपको, ओके। कानून की क्वालिटी क्या है, अगर सीधा क्लियरली स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं ना तो उस केस में डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं आती। जितना वेग लॉ होता है, जितना अनक्लियर लॉ होता है, उतनी ही प्रॉब्लम आती है। तो एक तो कानून की क्वालिटी ऑफ द लॉ। दूसरा फैक्टर जो काम करता है वो ये कि जो पॉलिटिकल एलिट्स हैं, ठीक है, उनको उनका एक्शन जो है उस एक्शन को क्वेश्चन करने में जो अपोजिशन पार्टीज का रोल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पाकिस्तान की हम बात करें कि अपोजिशन पार्टीज ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ उठाई, उस आवाज़ का सपोर्ट पूरा मिला है अभी जुडिशरी को। तो ऐसे में पॉलिटिकल अलाइज भी जब साथ लग जाते हैं
जुडिशरी के, तो जुडिशरी और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से अपने डिसीजन ले सकती है। तीसरा, एक रोबस्ट पब्लिक डिस्कोर्स होना चाहिए। क्या कि जैसे अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर में पाकिस्तान के स्पीकर ने अनाउंस कर दिया कि जी हम तो असेंबली को डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया डिसॉल्व करने का कोई मौका ही नहीं है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है इमरान खान के खिलाफ, तो आने दो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो कानून आपका कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। तो ऐसे में आप पब्लिक में जब ये कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है ना लोगों में, और पब्लिक इस बारे में डिस्कशन करती है, डिबेट करती है, तो और ज़्यादा जुडिशरी को स्ट्रेंथ मिलती है कि हाँ हम सही दिशा में चल रहे हैं। यहाँ पर राइटर जो है वो बोलना चाह रहे हैं कि भाई कैसे भी करके जजेस का करेज है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे करके सीधा एग्जीक्यूटिव्स को चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पर मैक्स वेबर, जर्मन सोशल थियोरिस्ट, उन्होंने 3 थीम दी थी। बोला एक पॉलिटिकल लीडर कैसे एक अपना काम कर सकता है, तो बोला उस इंडिविजुअल में 3 क्वालिटीज़ होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो है विज़न, एक है पैशन, और एक है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपके पास में लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए, पैशन होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होना चाहिए कि कोई भी काम मैं करूंगा तो उसके लिए मुझे जिम्मेदारी, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आप इलेक्ट होकर के आप आ रहे हो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसे में जजेस में भी यही होना चाहिए, विजन, पैशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखो ये पाकिस्तान और इधर आप देख सकते हो कीनिया, दोनों के कोर्ट के केसेस को लेकर के राइटर जो बोलना चाह रहे हैं वो ये कि स्टैन स्वामी के केस में हमारी जुडिशरी ने कुछ भी अच्छे कदम नहीं उठाए, और अल्टीमेटली आपको पता है उनकी जेल में डेथ हो ही गई थी फिर, ठीक है। तो बोले ये चीज़ें हमें इनसे भी लर्न करनी चाहिए, कारण कि पाकिस्तान की जुडिशरी को, कीनिया की जुडिशरी को, इनको बड़ा वीक कंसिडर किया जाता है, पर जिस तरीके से यहाँ पर एक्शन लिए गए हैं, इवन कीनिया में तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को भी स्क्रैप कर दिया था कि कुछ माल फंक्शनिंग पकड़ में आ गई और मना कर दिया, बोला हम तो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसके आगे अगर देखें तो ये आप खुद देख लेना, होल्डिंग मॉस्को टू अकाउंट, ठीक है, ये पेज मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा दोनों के दोनों, तो आप ये ज़रूर देखोगे, ठीक है, होल्डिंग मॉस्को टू अकाउंट, ठीक है। चलिए डिस्कशन में जो भी था थोड़ा लेंदी हो गया पर हो गया कंप्लीट। अभी एडिटोरियल के दोनों पेजेस में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू।